दोस्तों जब भी कोई बॉडी बिल्डिंग शो होता है ना, कंट्रोवर्सी होती है। हम लोग आमतौर पे बॉडी बिल्डर्स को कसूरवार ठहराते हैं कि यार इसको फर्स्ट नहीं आना चाहिए था, इसको सेकंड आना चाहिए था, और उन पे गुस्सा उतारते हैं। जैसे कि मान लो कोई चाहता है हार्डी चुपन फर्स्ट आने चाहिए, एंड्रयू जैक नहीं। अगर एंड्रयू फर्स्ट आ गए तो उनकी जाके ट्रोलिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। पर ये सोच गलत है। एंड्रयू अपनी मर्जी से नहीं जीते, उनको जिताया गया है। हार्डी अपनी मर्जी से थर्ड नंबर पे नहीं चले गए, उनको डाला गया है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है बॉडी बिल्डिंग की। इसलिए बॉडी बिल्डिंग एक गेम नहीं है। एक गेम दोस्तों वो कहलाता है जहां पर कि आप अपनी परफॉर्मेंस से स्कोर्स कलेक्ट करते हो, और वो एक रूल के तहत गेम चलता है। ऐसा रूल जो सही और गलत बस इन दो पैरामीटर्स पर वर्क करता है। क्रिकेट में एक रूल होता है, हर एक चीज का रूल इतना डिफाइंड, इतना क्लियर है कि आप सही और गलत की साफ साफ परख कर सकते हो। इसलिए वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। पर बॉडी बिल्डिंग जानते हो कभी एक स्पोर्ट नहीं बन पाया, क्योंकि ये रूल से नहीं, मन मर्जी से चलता है। आज 9वें नंबर पे हसन मुस्तफा इस आर्नोल्ड क्लासिक में आए। ये मान के चलो कि मैं स्टीव वाइनबर्गर हूँ, मेरी मर्जी इस गेम में पूरा का पूरा गेम का रुख बदल सकती है। मेरा मन हुआ तो मैं अभी हसन मुस्तफा को नंबर 1 पे डाल दूंगा और कोई मेरे से एक सवाल करने वाला भी नहीं होगा। तो फिर बॉडी बिल्डिंग एक गेम कैसे हुआ? एक स्पोर्ट में इस तरीके की डिक्टेटरशिप नहीं चला करती, क्योंकि यहाँ मर्जी चलाई जाती है। यहाँ पोजीशन आप खुद सिक्योर नहीं करते अपनी मेहनत से, वो आपको दे दी जाती है क्योंकि आप किसी को अच्छे लग गए थे। डिक्टेटरशिप थी, शुरू से थी इस गेम में। ये इस गेम का बुनियादी स्ट्रक्चर रहा है, पर कम से कम ऑनेस्टी थी आज तक। आज वो भी मर गई। मैं आज इस वीडियो में दोस्तों आज के स्कोर कार्ड्स जो आर्नोल्ड क्लासिक में दिए गए हैं स्टीव वाइनबर्गर की तरफ से, उन पे थोड़ी सी चाहता हूँ कि आप निगाह डालें। यहाँ पर एंड्रयू जैक को इस बार जिताया गया 6 नंबर जजिंग में और 7 नंबर फाइनल्स में दिए गए, यानी टोटल इनके 13 नंबर बने। निक वॉकर को 9 नंबर प्री जजिंग में भी दिए गए, फाइनल्स में भी दिए गए। हार्डी को 15 कल भी, 15 आज भी। आप देख रहे हो जजेस ने इतना क्लैरिटी के साथ में यहाँ पे सबको नंबर दिए हैं, तो ठीक है। फिर क्या ये क्लैरिटी इनके एक्शंस में दिख रही थी? यहाँ पर जब एंड्रयू, निक और हार्डी का कंपैरिजन चल रहा था तो जजेस इन सबको स्विच करा रहे थे। अगर इतना ही क्लियर था कि प्री जजिंग में आपने हार्डी को 3rd नंबर पे डाल दिया था और परफेक्ट स्कोर्स दे दिए थे, तो फिर आप इन्हें स्विच क्यों करा रहे थे? स्विच तब कराया जाता है जब आपको कंफ्यूजन होती है और आपको देखना है कि नंबर 1 पे शायद हार्डी भी आ सकते हैं। आपने तो कल ही डिसाइड कर लिया था कि 15 पॉइंट्स हम इनको दे रहे हैं, यानी 3rd नंबर पर मैंने डाल रहे हैं। जो चौकोर बक्से पे खड़ा होता है ना मिडल में, वो होता है जिसको जजेस एक विनर देखते हैं। हार्डी लगातार कल बीच में थे, निक को स्विच कराया गया उनसे कंपेयर कराने के लिए, फिर एंड्रयू को बीच में लाया गया, पर हार्डी एक ही जगह पे थे। आज तक जजेस ने हमें बताया, हम अपने आप से नहीं सोच रहे, कोई कहानी नहीं बुन रहे। जजेस ने बताया कि जो मिडिल में खड़ा रहता है, जिसको हम नहीं हिलाते, वो नंबर 1 पे देखते हैं हम उसे, और जिन पे हमें डाउट होता है उन्हें हम स्विच करा करके उस मिडल वाले विनर वाले आदमी से कंपेयर करते हैं कि भाई 2nd पे डाले या 3rd पे। आप हार्डी को लगातार कोने में रखते थ्रू आउट द प्रोसेस, आर्नोल्ड के प्री जजिंग में और आर्नोल्ड के फाइनल्स में, तो ये स्कोर कार्ड्स आपके एक्शंस के साथ मेल खाते। पर आपने क्या किया? आपने तीनों बॉडी बिल्डर्स को स्विच करा के एक बार सेंटर में खड़ा करा है, और यही आपने फाइनल्स में भी करा। हार्डी भी सेंटर में आए, फिर एंड्रयू भी, फिर निक भी। ये दिखाता है कि आप कंफ्यूज थे, लेकिन आपके स्कोर कार्ड्स की माने तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थे। आपको तो एकदम क्लियर है कि नंबर 1 पे सिर्फ एंड्रयू जैक, 2nd पे निक और 3rd पे हार्डी। अब क्या 3rd प्लेस पे आने वाले को आप बिल्कुल मिडिल में खड़ा करते हो क्या? ये कोई नया रूल आ गया? पूरे आर्नोल्ड क्लासिक में प्री जजिंग और फाइनल्स को जोड़े कम से कम 8 दफा आपने हार्डी को सेंटर में खड़ा करा होगा। 3 से 4 बार निक वॉकर को, और कहीं ना कहीं 3 से 4 बार ही एंड्रयू जैक को। तो फिर हार्डी 3rd कैसे आ गए? और अगर फर्स्ट आना चाहिए था एंड्रयू जैक को, तो फिर उनको आप सबसे बीच में लगातार ही खड़ा रखते ना। यहाँ पे क्यों ये कोने में खड़े हैं? स्कोर कार्ड्स की माने तो 4 जजेस ये मानते हैं कि एंड्रयू जैक को बीच में खड़ा होना चाहिए था। ये बीच है। ये प्री जजिंग के अंदर भी एंड्रयू कोने में खड़े हैं, ज्यादा करके कोने में ही खड़े हैं, एक आध बार बीच में आए भी थे। 4 लोगों की अगर रजामंदी है कि उसी को बीच में आना चाहिए, तो क्यों कोने में है वो? तो आपके स्कोर कार्ड्स आपके एक्शन से मेल नहीं खाते। इससे ये समझ में आता है कि ये स्कोर कार्ड्स डमी है, फेक है। ये किसी और ने ही बना के यहाँ पे छाप दिए, और कोई जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन नहीं है। जो मन में आता है वो कर रहे हो आप, और अपनी मनमर्जी चला रहे हो, क्योंकि गेम आपका है, रूल्स आपके हैं, और क्योंकि ये स्पोर्ट जो है इनके घर का है। जिम मैनियन बॉस हैं, उनके पोते टायलर मैनियन भी बॉस हैं, और स्टीव वाइनबर्गर तो शुरू से ही बॉस हैं। तो इसीलिए ये 3 लोग ये कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए गेम में आप रूल्स तो बना सकते हो, पर गेम को अपने मुताबिक कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए बॉडी बिल्डिंग टेक्निकली ये गेम कैटेगरी में आता ही नहीं है। ये क्या है, इसको बिल्कुल अलग डेफिनेशन होनी चाहिए इसके लिए। डिक्टेटरशिप शुरू से चलती आ रही है, पर ऑनेस्टी भी थी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो बची थी। आज स्टीव ने और टायलर मैनियन ने वो भी खत्म कर दी। कुछ दिनों में बॉडी बिल्डर्स का भरोसा भी तोड़ देंगे ये लोग। कब तक उम्मीद रखेंगे दर्शक और बॉडी बिल्डर्स इनसे? इसीलिए आज बॉडी बिल्डिंग डाउन जाती जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि हार्डी को 3rd डाल के कुछ गलत करा, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर उनको मिडिल में क्यों खड़ा करा। मैं ये कहता हूँ एंड्रयू को लगातार मिडिल में खड़ा करना था, और ये स्कोर कार्ड्स तब 100% सेंस बनाते। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, हार्डी को परफेक्ट स्कोरिंग मिली है इस आर्नोल्ड क्लासिक में,
और कुल पॉइंट्स बने 15, प्री जजिंग में भी 15 और फाइनल्स में भी। इससे तो ये समझ आता है कि 5 के 5 जजेस ये चाहते थे कि हार्डी सेंटर में खड़े ना हो। इसका मतलब एक जज भी ऐसा नहीं था जो कंफ्यूज्ड हो, ये सोच के बैठा हो कि हार्डी सेकंड पे भी आ सकते, तो फिर फर्स्ट भी आ सकते हैं हार्डी, ये तो एक जज के ख्वाब में भी नहीं आया होगा। पर अगर इतने पक्के थे आप सोच में, तो क्यों स्विच करवा रहे थे और क्यों इस इंसान को अभी बीच में रखा हुआ है निक वॉकर के साथ कंपैरिजन में? इसको कोने में खड़ा करना चाहिए, जहां पर कि वो कोने में फिट्स वाटर खड़े हुए हैं। एक आदमी, इतना तगड़ा युद्ध चल रहा है अमेरिका का ईरान का, ऐसे में वो उठ करके अमेरिका आ रहा है और ये मजाक कर रहे हो आप उसके साथ में। अरे उसको कम से कम उम्मीद तो ना देते, उसको कोने में खड़ा रखते यार, वो भी क्लियर रहता है ना मेंटली कि मुझे 3rd या 4th के लिए कंसिडर किया जा रहा है। अब उसको बीच में खड़ा रख के आपने उम्मीद दी है, अलग अलग एथलीट्स को स्विच करवाया, उसको नहीं हिलाया, तो आपने उसको और उम्मीद दी है। शो के 70% हिस्से में वही एथलीट सेंटर में खड़ा रहा है, तो ये पक्का ही हो गया है कि वही जीतेगा। फिर आपने कहा ये 3rd है। आपकी तो सेंस ही नहीं बना रही कोई चीज। एक जज ने हार्डी को 2 नंबर नहीं दिया, नहीं तो ये स्कोर 15 नहीं होता, ये स्कोर होता 14 या 13 या 11। तब ये स्कोर कार्ड सेंस बनाते कि हाँ भाई जजेस कंफ्यूज्ड थे, तीनों एथलीट्स के स्कोर्स बड़े पास पास हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा यार कौन जीता कौन हारा। तब ये चीज सेंस बनाती कि जो आप स्विच करा करा के देख रहे हो, आप खुद भी कंफ्यूज थे और आपके स्कोर कार्ड्स में वो चीज झलक रही है, आपके एक्शन का रिफ्लेक्शन झलकना चाहिए उनमें, इसीलिए स्कोर कार्ड्स बनाए गए थे ना। नहीं तो ये आज जो डमी स्कोर कार्ड्स छापे हैं, इन सबसे पता है क्या होगा? लोगों का विश्वास तो पहले ही टूट रहा है, अब और टूटेगा। हार्डी शुपन की साइड नहीं ले रहा, ये नहीं है कि हार्डी हार गए हैं तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। आज अगर इन्होंने जजेस ने ना ये हरकत एंड्रयू जैक्ट के साथ की होती, पूरे शो के दौरान इन्होंने एंड्रयू को मान लो सेंटर में खड़ा करा होता और आखिर में बोल देते ये तो 4th है, तो मैं और ज्यादा आवाज उठाता, शायद मुझे और बुरा लगता है एंड्रयू जैक्ट के लिए। जितना हार्डी के लिए लग रहा है उससे ज्यादा शायद एंड्रयू के लिए लगता। एथलीट्स की साइड दोस्तों हमेशा लेनी चाहिए। एक एथलीट की औकात क्या है? कठपुतली ही तो है वो, जिस खांचे में रखने का आपका मन करा आपने उस चौकोर बक्से में उसे खड़ा कर दिया। बस ऊपर से एक वो स्ट्रिंग ही तो नहीं जुड़ी हुई है जो कठपुतली को इधर उधर हिलाती है। ये वो कठपुतली है जो आपके वॉइस कमांड से चलती है, बस इतना फर्क है। आपने बोला तुम इधर से उधर बक्से में शिफ्ट हो जाओ, वो हिल जाता है। आप पूरे शो में उसको सेंटर में खड़ा करते हो, उसके बाद 3rd पे डाल देते हो, वो डल जाता है। ये औकात है दोस्तों। एक एथलीट की क्या गलती है अगर एंड्रयू जैक्ट फर्स्ट आ रहे हैं? मैं पूछता हूँ एंड्रयू की क्या गलती है? हार्डी फैंस बोलेंगे यार एंड्रयू को नहीं जीतना चाहिए था, उनकी क्या गलती है अगर वो फर्स्ट आए? मैंने तो खुद बोला ना, मैं खुद चाहता था कि हार्डी शुपन जीते, एंड्रयू नहीं जीतने चाहिए, वो अभी तैयार नहीं है। पर फिर भी साइड लूंगा उनकी, क्योंकि इस जीत में उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने मेहनत करी, जजेस को वो पसंद आए, जजेस ने उन्हें जिता दिया। ये अलग बात है कि हम हार्डी को जीतते हुए देखना चाहे निक को, वो ओपिनियन है। सवाल करना है, क्रिटिसाइज करना है, इन जजेस को करो ना जो किसी भी तरह लायबल नहीं है आपके आंसर को देने के। इनको नहीं पड़ी आपकी, ये कुछ भी छापते हैं स्कोर कार्ड्स में। अभी आगे और कहानी बताता हूँ। एक इंसान को बिठा देते हैं, एक बच्चे को, और वो आता है एकदम से कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद, कहता है कि इस वजह से हमने इस एथलीट को ऊपर रखा और दूसरे को नीचे डाला। वो सारे एक्ट्स पे पर्दा डालने का काम करता है। इसीलिए ये गेम बहुत ज़्यादा विश्वास तोड़ रही है, इंटरेस्ट खत्म कर रही है। जबकि एथलीट्स की मेहनत देखो, कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे एंड्रयू जैक्ट, कितने अच्छे लग रहे हैं हार्डी शुपन, है ना। ज़बरदस्त फिजिक है निक वॉकर की, तीनों प्रेज होने लायक है। किसी की बॉडी अच्छी हो रही है शो के दौरान, कोई ओवर कार्ब लोडेड आया था, कोई पूरे शो में बिल्कुल एक जैसा दिख रहा था निक वॉकर की तरह। ये चीजें चलती रहती हैं, पहले भी चलती थी, आगे भी चलेंगी, पर मेहनत तो कर रहे हैं। आज जजेस ने यहाँ पे निक वॉकर को 2nd पे रखा और हार्डी को 3rd पे पहुंचा दिया। ये वो जजेस हैं जो ये कहते थे कि हम एस्थेटिक्स को देखते हैं, हम प्रपोर्शंस देखते हैं, और इसी के चलते 2023 में यही जज थे जिन्होंने कि 1st पे डेरेक को डाल दिया था और हार्डी को 2nd पे, ये कह के कि डेरेक की शेप तो बहुत अच्छी है, फ्लो बहुत अच्छा आता है, हम फ्लो को देखते हैं जी। तो आज क्या हुआ ऐसा कि आपने निक वॉकर का फ्लो ज्यादा पसंद कर लिया हार्डी शुपन से? क्या निक वॉकर का वो गट जो दूर से किसी अंधे को भी नजर आ जाए, आपको नहीं नजर आया? अब मैं ये नहीं कर रहा है दोस्तों कि निक को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैंने तो निक को पूरे वीडियो में प्रेज करा है, पिछली वीडियोस आपने देखी है। मैं यहाँ पर जो सच है उसको बिल्कुल वैसे ही एड्रेस करता हूँ। ये सच है कि निक की वेस्ट ब्लॉकी है और जजेस ही कहते हैं कि हमें वेस्ट पतली चाहिए तभी ऊपर लेकर आएंगे। लेकिन कल ये कैसे हो पाया कि एक ब्लॉकी वेस्ट वाले निक को आपने हार्डी से भी ऊपर डाल दिया? आप तो बहुत डंका बजाते थे ना एस्थेटिक्स का, पतली वेस्ट और फ्लो का। अब वो फ्लो आपको दिखता है ज्यादा अच्छा निक के अंदर। अपनी बात पे ये जजेस कायम ही नहीं रहते, क्या इसको हिपोक्रेसी नहीं करेंगे इन जजेस की? हमें रूल्स बता करके खुद कभी भी रूल्स पलटा देते हैं। इसीलिए फिलहीद का सवाल आता है कि मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं इन रिजल्ट से। वो गलत नहीं कह रहे, उन्होंने कुछ सीखा है आज तक, बॉडी बिल्डिंग को परखा है, उस हिसाब से दुनिया ने उनको ये सिखाया था कि कंप्लीटनेस देखी जाती है इस गेम में, और जो एथलीट इनकम्प्लीट होता है उसको मार्क डाउन किया जाता है। तो उन फिलहीद को नहीं समझ आया कि कैसे एंड्रयू जैक्ट जीत गए वीक ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स और वीक लेग्स के होते हुए। इसीलिए उन्होंने बोला मैं डिसएग्री करता हूँ। आम इंसान की नजरों से देखो तो एंड्रयू जैक्ट बहुत अच्छे थे और थे भी, बहुत वाइड शरीर है, बहुत अच्छी वी टेपर है, पर जजेस की नजरें कुछ और भी देखती है ना इसके अलावा, इसीलिए उन्हें जज बनाया गया है, आम इंसान को नहीं। यही कारण था 2013, 14, 15 में डेनिस वॉल्फ नहीं जीतते थे, फिलहीद जीतते थे। फ्रीकी कौन था? डेनिस वॉल्फ। फ्रेम किसका वाइड था? डेनिस का।
बहुत अच्छे लगते थे कुछ पोजेज में, फिल हीथ बिल्कुल ही नैरो लगते थे उनके आगे, तब भी फिल हीथ जीतते थे क्योंकि डेनिस वॉल्फ इनकम्प्लीट थे, उनके पास कई सारे फ्लॉज थे, इसीलिए फिल हीथ को ऊपर लाया जाता था और वो मीनिंग समझ में आता था। आज तो आपने खुद ही अपने रूल्स बदल के रख दिए और पल पल बदल रहे हो। गेम को डुबाने वाले, इसका मर्डर करने वाले आप लोग हो, ये जजेस के लिए कह रहा हूं मैं। और परफेक्ट स्कोरिंग इन्होंने सिर्फ हार्डी को नहीं दी है, मार्टिन को भी इन्होंने परफेक्ट स्कोर्स दिए हैं। हर एक जज ने 4 नंबर पे रखा और इसीलिए 20 पॉइंट मिले इन्हें प्री जजिंग और फाइनल्स में। ब्रैंडन को भी परफेक्ट स्कोर मिले हैं, हर जज ने 5 नंबर पे रखा उन्हें, जबकि हमें लग रहा था ब्रैंडन फाइनल्स में इंप्रूव हुए भी थे, बड़े भी दिख रहे थे, पर कोई इंप्रूव वगैरह कुछ नहीं। 5 मतलब 5। राफेल ब्रांडियो को परफेक्ट स्कोर, मोहम्मद फूडा को, अकीम विलियम्स, हसन मुस्तफ़ा, एंथनी विलियम्स, हर कोई परफेक्टली स्कोर किया गया है इस पूरे आर्नोल्ड में, सिवाय टॉप 2 बॉडी बिल्डर्स के। क्या ये पॉसिबल है? मैं अगर अभी इन स्कोर कार्ड्स को आपके सामने खोल के बैठ जाऊं ना दोस्तों, जो इन्होंने टॉप 2 एथलीट्स को यानी एंड्रयू और निक को दिए हैं, वो स्कोर्स भी गलत है। ये पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने एंड्रयू जैक्ट को 6 नंबर जजिंग और फिर फाइनल्स में 7 नंबर दिए हैं, तो उस हिसाब से निक वॉकर को परफेक्ट 9 नंबर जजिंग और फाइनल्स में 9 नहीं मिल सकते थे। चाहे आप जजेस की कितनी साइड ले लो, चाहे आप कोई भी एक्स्ट्रा जजेस के जो पॉइंट्स होते हैं उनको नॉक ऑफ कर दो, क्योंकि जजेस ज़्यादा बैठे होते हैं, काउंट सिर्फ 5 होते हैं, वो पॉसिबिलिटी भी अगर रख के बता दूं तो भी ये मैथमेटिकली रॉन्ग स्कोर कार्ड है। कितना मर्जी मैं इस चीज़ को चाहूँ प्रूव कर सकता हूँ, पहले भी पास्ट में कर चुका हूँ ओलंपिया के समय 2024 में, और उससे पहले भी प्रूफ कर रखा है, और ये सही में मायने नहीं रखता इन लोगों के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर प्रूफ नहीं देने वाला हूँ। आप खुद सोच के देखो स्कोर्स किस तरीके से दिए जाते हैं और यहाँ पर क्या ये स्कोर कार्ड बन भी सकता है ऐसा। यहाँ अगर ये स्कोर कार्ड ठीक होता, पता है निक को फाइनल्स में कितने मिलते? 8 नंबर, 9 नहीं मिल सकते, चाहे कोई भी बहस कर ले इसमें मुझसे। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, बहुत दुख होता है जब ये एथलीट्स अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं एक शो खेलने में, इनके साथ चीटिंग हो जाती है, और वो लोग करते हैं जिनको कि बॉडी बिल्डिंग का सही में कोई आइडिया नहीं है, बस दिखाते अपने आप को ऐसे है कि हमें बहुत एक्सपीरियंस है बॉडी को जज करने का। जज एक कोई भी आदमी कर सकता है, जजिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, हम भी ऑनलाइन जज कर लेते हैं सामने बैठ करके, बस ये फर्क पड़ेगा कि सामने बैठी हुई आंखें ज्यादा क्लियर देख पाती है तो हमारे जजिंग डिसीजंस थोड़े से बदल सकते हैं, ये फर्क पड़ेगा। पर हम कम से कम, या कोई भी, आप में से कोई भी कम से कम अपने प्रोटोकॉल्स, अपने नियमों को तोड़ करके पहले पास्ट में कोई और बात और आज कोई और बात नहीं करेगा। अगर ये करते हो तो गलत है। आपके डिसीजंस जो सामने दिए जा रहे थे, जिस तरीके से एथलीट्स को स्विच कराया जा रहा था और स्कोर कार्ड्स कुछ अलग कहानी बता रहे हैं, ये गलत है। आप फ्लो की और एस्थेटिक्स की बात करते हो और फिर निक वॉकर को हार्डी के ऊपर प्लेस कर देते हो, ये गलत है। इस चीज को मैं कंडेम कर रहा हूँ। आपको अगर एंड्रयू को जिताना है, ठीक है, वो समझ में आएगा ना कि यही स्टैंडर्ड है, लेग्स कम चाहिए, चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सारे एथलीट्स कम लेग्स लेकर के भी आने लगेंगे और ओलंपिया का एक वो स्टैंडर्ड चलता चला जाएगा, वही पैटर्न बन जाएगा। कम से कम एक लेगेसी एंड्रयू जैक्ट की तो एस्टेब्लिश होने दो। मैं कहता हूँ 7 बार 6 बार इनको ही मिस्टर ओलंपिया बना दो, आज मिस्टर ओलंपिया की जो वैल्यू डूब रही है वापस उठ जाएगी। मैंने कुछ समय पहले एक ये वीडियो बनाई थी, आपको लिंक दिख रहा होगा, अभी दिसंबर में बनाई थी मैंने यही सारे रीजंस रखे थे कि क्यों आज बॉडी बिल्डिंग डूब रही है। क्योंकि जजेस लगातार एथलीट्स को बदल रहे हैं। चैंपियंस को जो बिठाना होता है ना ओलंपिया क्राउन पे, ओलंपिया बना करके, उनको हर साल बदला जा रहा है। सबको मौका दे रहे हैं कि चलो इस साल हार्डी बन जाएंगे, अगले साल डेरेक लैंसफोर्ड, उनके बाद में सैमसन दौदा। ये बार बार चेंज किए जा रहे हैं, तो समझ में ही नहीं आ रहा कि जजेस को चाहिए क्या। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्लियर था कि हमें फिल हीथ की ही फिजिक पसंद आती है और कोई नहीं आती। जिसको बनानी है फिल हीथ जैसी बना के आ जाओ तो हम आपको कंसिडर करेंगे। पहले क्लियर था कि हमें रॉनी कोलमैन ही समझ में आता है, 8-8 बार हम उन्हीं को बनाएंगे और किसी को नहीं। भले ही सन 2000 में रॉनी कोलमैन जे कटलर से हार रहे हो, पर हम जिताएंगे तो रॉनी को ही। भले 2002 में भी ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं था कि रॉनी के भी कुछ ईयर्स दोस्तों थे जहां पर कि वो हार रहे थे, भले ही और ईयर्स में टॉप पे रहे हो। टॉप पे पता है एथलीट कब जाता है? वो दूसरों से बहुत आगे कब दिखता है? जब वो लगातार जीतता है। आज आप ऐसा करो, एंड्रयू को लगातार जिताना शुरू कर दो, वो दूसरे लोगों से बहुत आगे दिखने लग जाएंगे आपको। जब आप सबको लगातार एक एक करके जिताओगे ना, तो सारे एथलीट कंफ्यूज हो जाएंगे कि बॉडी कैसी लेकर के आए, समझ ही नहीं आ रहा कि कब हरा रहे हैं कब जिता रहे हैं। ऐसे में कोई स्टैंड आउट नहीं करेगा, और यही रीजन है कि आज कोई बॉडी बिल्डर आपको टॉप पे नहीं दिखता। सारे कंपेटिटर्स तो दिखते हैं, पर कोई मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बिल्कुल अलग हटके नहीं दिखता। आज आप खुद इतने गिर चुके हो, इतने ज्यादा हिपोक्रेट हो चुके हो कि आपका स्टैंडर्ड ही कुछ नहीं रहा। ये चीज आपके जजिंग डिसीजंस में रिफ्लेक्ट तो हो ही रही है, लेकिन ये चीज ओलंपिया ब्रांडिंग को इतना खराब कर रही है कि आज ओलंपिया देखने का मन नहीं करता लोगों का। इस आर्नोल्ड क्लासिक को अगर आप देखो दोस्तों, आज से 5 साल पहले आर्नोल्ड क्लासिक के व्यूज सारे इन्फ्लुएंसर्स के बहुत अच्छे आते थे, और आज आधे हो गए हैं। पता है क्या रीजन है? लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया गेम से, और वो इन जजेस ने कराया। एथलीट्स की कभी लेगेसी ही नहीं इन्होंने डेवलप होने दी, इन सारे हार्डी शुपन, इनके निक वॉकर की, या फिर डेरेक लैंसफोर्ड जैसे एथलीट्स की। कैसे होगी डेवलप जब आप सबको हराते चले जाओगे लगातार? आपने सबको एक कंपेटिटर बना दिया है, लेकिन एक मिस्टर ओलंपिया फेस ही नहीं डेवलप कर पाए इतने सालों में। इसलिए कह रहा हूँ, जिताओ अब एंड्रयू जैक्ट को लगातार, उनको एक फेस तो बनने दो यार। ये मत करो ना कि इस साल एंड्रयू ने आर्नोल्ड तो जीत ही लिया, इस साल का ओलंपिया भी इन्होंने जीत लिया मान लो,
अगले साल हार गए। ये मत करो। कुछ तो लेगेसी एंड्रयू जेट की ऐसी डेवलप करने दो कि सब लोग वैसा फ्रेम वैसे स्ट्रक्चर को लेकर आने के लिए मजबूर हो जाए। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि गलत एथलीट्स नहीं होते हैं, ये जजेस बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देंगे इस गेम को। मैं आपको बता रहा हूँ, आज याद रखना आप। और मैंने हमेशा बोला है एथलीट्स बहुत मेहनत करते हैं, एथलीट्स को नहीं जजेस को क्रिटिसाइज करो, उनके गलत डिसीजंस को क्रिटिसाइज करो। एथलीट्स के हाथ में नहीं है फर्स्ट आना या थर्ड आना। यहीं पे वीडियो खत्म करता हूँ दोस्तों।